दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु रॉय है। मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पर्म मोटिलिटी के बारे में और ये कैसे प्रजनन को इफेक्ट कर सकता है। स्पर्म की मोटिलिटी जो होती है वो स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर बनते हैं पिरामिडिड्स में वो स्टोर्ड रहते हैं और उनमें वो क्षमता आ जाती है जिससे कि वो गोल स्पर्मेटिड्स जो रहते हैं बनने के अपने दौरान वो एक मछली नुमा स्ट्रक्चर होता है। स्पर्म जो मैच्योर स्पर्म होता है उसका हेड, मिड पीस और टेल होता है, जैसे मछली की पूंछ होती है उस तरह की। इसलिए कि स्पर्म जब इजैकुलेट होता है, पुरुष के से जब निकलता है इंटरकोर्स के बाद में, औरत के जब वजाइना में वो गिरता है तो वो जो एटमॉस्फेयर रहता है वो बहुत ही एसिडिक एटमॉस्फेयर रहता है और उस जगह से स्पर्म को जो है वो पूरा रास्ता पार करते हुए बच्चेदानी के जो मुंह को सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ एक फ्लूइड भी रहता है, प्लग, सर्वाइकल प्लग भी उसको बोलते हैं, उसको भी क्रॉस करना रहता है। फिर पूरे औरत के यूट्रस को उसको क्रॉस करना रहता है, फिर और उस ट्यूब को क्रॉस करना रहता है, फैलोपियन ट्यूब्स को, और तब फैलोपियन ट्यूब के बीच में जाकर उस महीने में उस औरत के शरीर के अंदर जो ओव्यूलेशन हुआ है और उसके फैलोपियन ट्यूब्स की जो फिंगर्स रहते हैं उस एग को अपने अंदर में लेती हैं और ट्यूब का एक पार्ट होता है जिसको एम्पिला बोला जाता है, वहां पे वो आ जाता है एग औरत का। तो ये स्पर्म्स जो होता है वो वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब और उसके एम्पुलरी पोर्शन में जाकर जहाँ एग है वहां उसको फर्टिलाइज करना रहता है। इसको फर्टिलाइज करने के लिए भी एग के चारों ओर बहुत सारा सेल्स रहता है जिसको क्यूमुलस सेल्स बोलते हैं। एक तरह से समझिए कि कोई बीच में अगर राजा लड़ रहा है तो या रानी लड़ रही है तो उसके चारों ओर जैसे सिपाही रहते हैं, उसी तरह से ये क्यूमुलस सेल्स उस एग के चारों ओर में घिरे हुए रहते हैं। तो स्पर्म को वहां पे एक एंजाइम उसके सिर से निकलता है, हाइड्रोजनेज बोलते हैं, और उससे वो वहां के जो बाकी जो सिपाही जैसे जो सेल्स हैं क्यूमुलस सेल्स, उसको वो वहां से हटाता है और हटा के जाके एग के अंदर में बाहरी उसके जो दीवार होती है, सोना जिसको बोलते हैं, उसको वहां पे जाके वो लगता है, उसको पेनिट्रेट करना पड़ता है। तो स्पर्म का जो साइज होता है वो 5-10 माइक्रोन के आसपास में होता है। तो इस इतना छोटा स्ट्रक्चर जो रहता है उसको पूरे वेजाइना से निकल के और एग तक जो जाना रहता है, तो उसके लिए एक हम लोग अगर अपने ये समझे जैसे मैराथन दौड़ना रहता है, उस तरह स्पर्म को ये पूरी ये जो रास्ता रहता है ये उसको क्रॉस करना रहता है और स्पर्म के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है वहां तक पहुंचना। इसके लिए जरूरी रहता है कि स्पर्म में मोटिलिटी हो। मोटिलिटी मतलब कि वो चलनशील हो, चलने वाला हो वो स्पर्म, और ये मोटिलिटी उसको अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उससे मिलता है। उसके अंदर नए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बन सकते हैं जब स्पर्म एक बार बन जाता है तब। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया का भंडार कैसा है, सेल का डीएनए कैसा है, ये सब स्पर्मेटोजोआ का डीएनए कैसा है, ये सब से इसकी मोटिलिटी प्रभावित होती है। और बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं जिसके चलते ये मोटिलिटी प्रभावित हो सकती है। तो पहले तो मोटिलिटी हम लोग देखते कैसे हैं, तो वो सीमेन एग्जामिनेशन जो हम लोग नॉर्मल सीमेन एग्जामिनेशन करते हैं उसमें माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग स्पर्म डालकर उसको सीधे डायरेक्टली देखते हैं कि अगर 100 स्पर्म्स है तो उसमें से कितने चल रहे हैं और कितने रुके हुए हैं। अगर 100 में से 50 स्पर्म चल रहे हैं तो वो मोटिलिटी 50% हम लोग बोलते हैं। अगर 10% चल रहे हैं तो 10% मोटिलिटी बोलते हैं। ये काउंट से अलग है। बहुत लोग काउंट में और मोटिलिटी में कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको लगता है कि जो संख्या है स्पर्म का अगर 50 मिलियन तो मोटिलिटी भी उनको लगता है कि 50% मोटिलिटी। ये दोनों बिल्कुल दो चीज है। काउंट जो होता है वो है कि कितना स्पर्म्स की संख्या कितनी है, और मोटिलिटी जो होता है वो उस संख्या में से कितने स्पर्म्स चलने वाले हैं और कितने नॉन मोटाइल है या नहीं चलने वाले। मोटिलिटी भी जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक मोटिलिटी होती है जिसको प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कहते हैं, जिसमें कि स्पर्म्स बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाते हैं, और यही वो स्पर्म ऐसे हैं जो कि काम के होते हैं और वेजाइना से वो निकल के उनको क्षमता होती है जाके एग को फर्टिलाइज करने की। जो दूसरी होती है नॉन प्रोग्रेसिव, ये स्लगिश मोटिलिटी बोलते हैं, जो कि धीरे धीरे स्पर्म वो चलता है और उसको उतना ताकत नहीं रहता है कि वो एग को पेनिट्रेट कर सके। और तीसरा होता है जिसको कि नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी या सर्कुलर मोटिलिटी कहते हैं, जिसमें स्पर्म चलता तो है बट आगे बिल्कुल नहीं बढ़ता है, अपनी जगह पे वो घूमते रहता है या हिलते डुलते रहता है। तो ये स्पर्म तीनों को मिला के मोटाई अगर हम लोग काउंट करते हैं तो कभी कभी ये हम लोग के लिए एक धोखा भी हो सकता है। अगर 60% भी स्पर्म अगर मोटाइल अगर चल रहे हो, लेकिन उसमें से सब अगर नॉन प्रोग्रेसिव है तो ये स्पर्म किसी काम का नहीं है। नॉर्मली 30% से 50% स्पर्म्स जो होते हैं
वो मोटाइल स्पर्म होना चाहिए। अगर 30% प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है तो वो काफी अच्छी मोटिलिटी मानी जाती है। 30% से कम अगर मोटिलिटी है तो उस स्पर्म को हम लोग वीक स्पर्म बोलते हैं, या उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है एस्थेनोजूस्पर्मिया। अगर संख्या कम रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया। तो ओलिगोजूस्पर्मिया संख्या को बताता है कि कम है, और एस्थेनो का मतलब होता है कमजोर। तो एस्थेनोजूस्पर्मिया का मतलब है कि मोटिलिटी कम है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे कि मोटिलिटी प्रभावित हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि टोबैको का यूज हुआ, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहना जहाँ का वातावरण शुद्ध नहीं हो, अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, टाइट अंडरवेयर वगैरह पहनना, स्मोकिंग के बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और इसी तरह लैपटॉप वगैरह या कोई गर्म चीज के पास रहना जहाँ की अंडकोश बहुत गर्म चीज से एक्सपोज हो जाएगी, हॉट बात जो लोग ज्यादा लेते हैं या बैठते हैं गर्म टब वगैरह में पानी में, ये सबसे स्पर्म्स अफेक्टेड होते हैं। उसी तरह बहुत सारी दवाएं भी रहती हैं जिससे कि स्पर्म का मोटिलिटी अफेक्ट हो सकता है। तो जिसको भी इस तरह का होता है, एक वेरिकोसील करके कंडीशन होता है जिसमें कि टेस्टिस के अगल बगल के जो वेन्स होते हैं वे फैल जाते हैं, और उसके चलते वहां टेम्परेचर बढ़ जाने के चलते वो एंजाइम्स जो है जो स्पर्म को बनाने में और मोटिलिटी प्रदान करने में सहायक होते हैं वे काम नहीं करते हैं। तो वेरिकोसील के चलते भी मोटिलिटी प्रभावित होती है। बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स भी होते हैं जिसके चलते मोटिलिटी जीरो हो सकती है। बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट में बिल्कुल नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं, जिसको कि नेक्रोजूस्पर्मिया बोलते हैं, मतलब कि एक भी स्पर्म चलने वाला नहीं है। ये जीवित हो सकते हैं या मरे हुए भी हो सकते हैं। इसको हम लोग एक दूसरे टेस्ट के द्वारा भी पता लगाते हैं कि अगर स्पर्म में मोटिलिटी बिल्कुल नहीं है तो वो जीवित है कि नहीं। उसको HOS टेस्ट बोलते हैं, हाइपोऑस्मोटिक स्वेलिंग टेस्ट। और इस टेस्ट के द्वारा अगर वो स्पर्म चल नहीं रहे हैं बट ये लगता है कि नहीं वो जीवित है, उसके द्वारा हम लोग ICSI के द्वारा जो IVF का परिष्कृत रूप है हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं, और ये इस तरह के भी पुरुष पिता बन सकते हैं। मोटिलिटी बढ़ाने के लिए जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसा मैंने बताया जो प्रभावित करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। टोबैको का यूज, गर्म एटमॉस्फेयर से अलग रहना, टाइट अंडरवियर या टाइट जींस नहीं पहनना, स्प्राउट्स वगैरह लेना, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज, ये सबसे स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है। बहुत सारे ये दवाओं के भी फॉर्म में आते हैं। तो इस प्रकार से जो भी कारण है लाइफस्टाइल के कारण, उसको अगर हम लोग अवॉइड करें, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के यूज से, वेरिकोसील अगर है तो उसका छोटा एक ऑपरेशन होता है, उससे मोटिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। और बढ़े हुए मोटिलिटी से जो रिजल्ट होते हैं वे नॉर्मल भी कंसेप्शन, नॉर्मली भी प्रेगनेंसी बहुत लोगों में हो जाती है, नहीं तो IUI या IVF के द्वारा या ICSI के द्वारा प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि स्पर्म की मोटिलिटी क्या होती है और कैसे ये प्रभावित होती है और इसका हम लोग कैसे इलाज करते हैं। धन्यवाद।